हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, उसकी व्यवस्था किस तरीके से की गई है हमारे संविधान में, हम उसके बारे में डिटेल में जान रहे हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक की 4th क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किए हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार इन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार रोज़ की तरह एक बार जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति शासन होता है उसकी जो व्यवस्था होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो अमेरिका के अंदर जैसा जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन होता है वो सब हमने जाना था। और जो संसदीय व्यवस्था है हमारे भारत के अंदर, तो उसके गुण क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में भी हमने जाना था। तो जब किसी चीज़ के गुण होते हैं तो लोग उसमें दोष भी तो निकालते हैं। तो आज जो हम जानने वाले हैं, आज हम क्या जानने वाले हैं कि जो हमारी संसद है, संसद की जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था के दोष, मतलब उसके अंदर क्या क्या दोष हैं। तो क्या क्या दोष हैं एक एक करके हम उन दोषों के बारे में जानते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कि ये अस्थिर सरकार है। मतलब हमारी जो संसद है, संसद की जो व्यवस्था की गई है संसद के अंदर, जो एमपीज वगैरह होते हैं, तो किस तरीके से की गई है कि ये अस्थिर सरकार है। तो अस्थिर सरकार कैसे है, तो वो अब हम जानते हैं। तो इसमें कहा गया है कि संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, ये हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वो क्या नहीं करती, वो एक स्थायी मतलब रिजिड स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। मतलब रिजिडिटी वाली गवर्नमेंट नहीं है, रिजिड गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपने कार्यकाल पूरा करेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो भी सत्ता में सरकार आई है, जो भी सरकार बनी है, वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, चलिए। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। जो मंत्री होते हैं सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर जो मंत्री होते हैं, तो वो बहुमत की दया पर इस बात के लिए डिपेंड होते हैं, इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सके। मतलब उनका जो कार्यकाल है, 5 साल का जो कार्यकाल है मंत्रियों का, तो वो क्या कर सके, उनका जो कार्यकाल है उसको नियमित रख सके। ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती है कि हाँ जो टाइम है, जितना टाइम पीरियड है वो पूरा कंप्लीट होगा या नहीं। आगे इसमें बताया गया है कि एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी यदि अविश्वास प्रस्ताव आ गया, या फिर जो राजनीतिक दल है वो परिवर्तित हो गया, या जो बहुदलीय गठन की जो सरकार है, मतलब बहुदलीय मतलब बहुत सारे दलों ने गठबंधन करके जो गवर्नमेंट बनाई है, गठबंधन करके यदि सरकार बनाई है, तो को अस्थिर कर सकती है। तो वो क्या कर सकती है, यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव आ गया, सत्ता आई, गवर्नमेंट बनी, 2 या 3 पार्टियों ने मिलकर बनाई, मान लीजिए 2 पार्टीज ने मिलकर बनाई, 2 दलों ने मिलकर क्या बनाई, सरकार बना ली। सरकार बनाने के लिए जितने एमपी चाहिए थे उतने नहीं थे, तो उस पार्टी ने किसी और दूसरी पार्टी को भी अपने में ज्वाइन कर लिया, मतलब उनका भी समर्थन ले लिया। तो कुछ टाइम तो गवर्नमेंट ठीक चली, तो कुछ टाइम बाद क्या है, उनके बीच में मतभेद होने लगा। ठीक है, किसी भी बात को लेकर, किसी भी तरीके, किसी भी काम को लेकर, तो क्या है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो जो जिसके एमपी ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा तो होल्ड उसी का रहेगा। तो उस यदि उन्हीं का प्रधानमंत्री बनता है, तो वो क्या कर सकता है, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति से कह सकते हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट गिर सकती है। तो या फिर जो दूसरे वाले एमपीज हैं वो अपना समर्थन वापस भी ले, जो दूसरी पार्टी है वो अपना समर्थन क्या कर सकती है, उस पार्टी के लोग जो हैं वो अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं। तो तब भी सरकार को क्या है, खतरा है, मतलब अस्थिरता बनी रहती है। तो ऐसा कब हुआ था, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और आई के गुजराल के नेतृत्व वाली सरकार इसका उदाहरण है। तो आपको पता होगा, या हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम पर, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, एक बार चरण सिंह रहे थे उस टाइम पर, एक बार वीपी सिंह भी रहे थे उस टाइम पर,
चंद्रशेखर रहे थे, देवगौड़ा भी रहे थे और आई के गुजराल रहे थे, तो उस टाइम पर ये वाली कंडीशन क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से इसका उदाहरण है। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, नीतियों के निश्चितता का अभाव, मतलब जो जो भी नीतियां होती हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, तो उनकी क्या है, वो निश्चित हैं या नहीं है, मतलब उनकी जो निश्चितता होती है उसका अभाव रहता है। तो वो अभाव किस तरीके से रहता है उसके बारे में अब जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है कि संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती। जो संसदीय व्यवस्था है उसमें दीर्घकालिक, इट मीन्स के जो लंबे टाइम के लिए कोई भी नीति वगैरह बनाई जाती है तो वो लागू नहीं हो पाती, क्योंकि सरकार के कार्यकाल भी अनिश्चितता बनी रहती है। क्योंकि जो सरकार का जो कार्यकाल है, जो सरकार का कार्यकाल है उसकी अनिश्चितता बनी रहती है। अभी हम पढ़ के आए हैं, मतलब पता चली कि हाँ, वैसे तो 5 साल है किसी भी गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड है, तो वो क्या है 5 साल है, लेकिन क्या हुआ 4 साल में सरकार गिर गई, 3 साल में सरकार गिर गई। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी वही सरकार आएगी, मतलब उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। तो जो नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं तो वो बिल्कुल निश्चित नहीं रहता कि हाँ वो अगली, ऐसा भी हो सकता है कि अगली सरकार आई, जो पहली सरकार ने जो भी नीतियाँ वगैरह बनाई, अगली सरकार ने आके उनको क्या कर दिया, उनको खत्म कर दिया। तो इस तरीके से जो कार्यकाल की जो अनिश्चितता क्या रहती है, बनी रहती है। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती हैं। तो जो सत्तारूढ़ दल रहता है, मतलब सत्ता में जो सरकार रहती है, उसमें यदि परिवर्तन हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यदि उसमें परिवर्तन हो जाता है तो सरकार की जो नीतियां हैं वो भी परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, क्या हुआ था, ये सब चीज़ें आपको समझाने के पर्पज से हैं। ठीक है, कि हाँ आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट, ये तो कोई भी रट ले कि पार्लियामेंट इस आर्टिकल में आता है, इस आर्टिकल में आता है, अरे आपको पता तो होना चाहिए ना कि पार्लियामेंट होती क्या है, पार्लियामेंट के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उसकी क्या व्यवस्था है, किस तरीके से उसमें काम किया जाता है। तो ये सब आपको बेसिक से सारी चीज़ें पता तो होनी चाहिए ना जब आप एक बार पढ़ रहे हो। तो ये नहीं है कि हाँ बस हमें तो एग्ज़ाम निकालना है तो बस जो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लो, वो पढ़ो, लेकिन पहले एक बार सारा चीज़ बेसिक से जानो। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए 1977 यानी कि 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नई नीतियों को पलट दिया। अब 1977 के अंदर क्या हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार आई, मतलब मोरारजी देसाई की सरकार मीन्स कि मोरारजी देसाई क्या बने, उस टाइम प्रधानमंत्री बने, कब 1977 में। तो उनके नेतृत्व वाली जो जनता सरकार थी उसने क्या हुआ, पूर्व के जो कांग्रेस सरकार की जो नई नीतियां थी उनको पलट दिया। मतलब कांग्रेस ने उससे पहले 1977 से पहले कांग्रेस ने कुछ नीतियां बनाई थी, तो उनको क्या किया, मोरारजी देसाई सरकार आई तो उन्होंने उन नीतियों को क्या किया, पलट दिया। ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया। अब जब 1980 में वापस कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस ने क्या किया, मोरारजी देसाई सरकार की जो नीतियां थी उनको फिर पलट दिया। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी सत्ता में सरकार आती है तो वो क्या कहती है कि वो नीतियों को पलट देती है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि जो नीतियां हैं, नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है, कि नीतियां निश्चितता नहीं है कि जो भी नीति चलाई गई है जिस भी सरकार द्वारा वो कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है जो मंत्रिमंडल है उसकी निरंकुशता। अब मंत्रिमंडल की निरंकुशता क्या होती है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होती है या होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। कहने का मतलब ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी मतलब कि जो प्रेजेंट में प्रेजेंट में जिस भी पार्टी की सरकार है तो हम कह सकते हैं सत्तारूढ़ पार्टी, सत्ता में जो भी गवर्नमेंट है, सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्व बहुमत प्राप्त हो, क्या हो, पूर्व, मतलब उसको क्या प्राप्त हो, उसको पूर्ण, ये पूर्व हाँ पूर्व ही है, पूर्व बहुमत प्राप्त हो, पूरी तरीके से बहुमत प्राप्त हो तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है।
अगर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको संसद में क्या है पूर्व बहुमत प्राप्त है, तो कैबिनेट एक तरीके से क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। कैबिनेट के ऊपर किसी तरीके की कोई अंकुशता नहीं रहती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। और वो कार्य इस तरीके से करती है कैबिनेट जो होती है कि मतलब इनके पास तो अनलिमिटेड शक्तियाँ हैं, बस काम करे जाओ, काम करे जाओ, जिस हिसाब से तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से करो। तुम्हारे ऊपर किसी का कोई किसी तरीके का कोई दबाव तो है नहीं, किसी का कोई अंकुश तो है ही नहीं ना, तो इस तरीके से निरंकुशता हो जाती है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं आगे क्या कहना है। H.J. लॉस्की, इनका क्या कहना है, कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। तो जो संसदीय व्यवस्था है वो एक तरीके से जो कार्यकारिणी है, जो कैबिनेट में जो के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी कैबिनेट है, तो उसको एक तरीके से जो तानाशाही मतलब डिक्टेटरशिप वाली जो कंडीशन होती है वो क्रिएट हो जाती है, उनको क्या है एक अवसर उपलब्ध करा देती है। किसका कहना है, H.J. लॉस्की का ऐसा कहना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें कहा गया है कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री, एक पूर्व के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, कौन से, रैमसे मूर, भी उनका के भी क्या कहना है रैमसे मूर का कि कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, उन्होंने भी इस बारे में मतलब जो कैबिनेट है उसकी तानाशाही के बारे में भी उनकी शिकायत मतलब उन्होंने भी उसके बारे में शिकायत करी। तो इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी का काल भी इसका गवाह है। कहने का मतलब ये है कि जब एक बार इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो वो सब भी जानेंगे, जिस टाइम इमरजेंसी वगैरह लगी थी, तो उस टाइम पे क्या मतलब कि एक तरीके से इंदिरा गांधी ने भी अपनी डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी अपनाई थी और राजीव गांधी जो थे उन्होंने भी थोड़ी सी, जब पूरी कंप्लीटली उनकी ही गवर्नमेंट आई है, किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके अंदर भी एक तानाशाही वाली बात जो आ गई वो चीज़ क्रिएट हो गई या वो चीज़ उनके अंदर भी डेवलप हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से तानाशाही उनके अंदर भी आ गई। तो ये क्या है, एक तरीके से गवाह है, इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी का जो काल रहा है उस चीज़ का गवाह है। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, मतलब शक्तियाँ जो पावर होती हैं उसको अलग अलग करने के विरुद्ध क्या है, ये क्या है इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि संसदीय व्यवस्था में विधायक एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। जो हमारी संसदीय व्यवस्था होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था में जो विधायिका और जो कार्यपालिका होती है क्या है, एक साथ और अविभाज्य होते हैं। मतलब एक साथ होते हैं और अविभाज्य होते हैं, इनको हम विभाजित नहीं कर सकते, इनका डिवीजन नहीं कर सकते। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के नेता होते हैं। जो कैबिनेट और विधायिका और कार्यपालिका जो है उन दोनों के क्या होते हैं, नेता होते हैं। जो कैबिनेट होती है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के ही नेता होते हैं। जैसे कि बैग हॉट उल्लेख करते हैं, जो बैग हॉट है उनका क्या कहना है कि कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है। मतलब कैबिनेट क्या है, कैबिनेट एक तरीके से जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, ये कार्यपालिका हो गई, ये विधायिका होगी। तो जो कैबिनेट है ना, तो ये हाइफन का काम कर रही है, मतलब ये इनको आपस में मिला रही है, आपस में जोड़ रही है। तो जो बैग हॉट है उनका कहना है कि जो कैबिनेट है कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है, जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य हैं, जो कि क्या है, दोनों को जोड़ने के लिए एक तरीके से क्या है, बाध्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्ति को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ हो जाती है या होती है। वास्तव में यह शक्तियों का मेल है। तो इस तरीके की जो भी सरकार की जो पूरी व्यवस्था है शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ क्या हो जाती है, सिद्धांत के अगेंस्ट हो जाती है। वास्तव में ये क्या है, वास्तव में ये शक्तियों का मेल है, एक तरीके से हम जाने तो। चलिए लास्ट आता है हमारा, इसके अंदर क्या आता है कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। जो अकुशल व्यक्ति होते हैं, अकुशल इन द सेंस ऑफ के जो योग्य नहीं होते, उस मतलब जो भी जैसे कैबिनेट है, कोई किसी को मंत्री पद दे दिया तो वो व्यक्ति उस मंत्री के पद का के योग्य नहीं है, बट फिर भी उसको ये पद दे दिया गया है। तो जो अकुशल व्यक्ति हैं, कुशल नहीं है, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन,
जो व्यक्ति उस चीज़ के योग्य नहीं है वो क्या कर रहा है, वो सरकार का संचालन कर रहा है ना, सरकार को चला रहा है। तो किस तरीके से ये सब होता है वो हम इसके बारे में इसमें जो भी है वो जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती। जो हमारी क्या है, जो संसदीय व्यवस्था है वो जो प्रशासनिक कुशलता है उससे क्या नहीं होती, उससे परिचालित नहीं होती, क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। क्यों? क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। अब कोई भी व्यक्ति है MP बन के चला गया संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, उसको क्या किया, उसको क्या कोई भी मंत्री का पद दे दिया, मतलब पढ़ा हुआ कितना, 8वीं भी पढ़ा हुआ, मतलब 8th क्लास तक वो पढ़ा हुआ है, और उसको शिक्षा मंत्री का पद दे दिया, तो क्या वो इसके योग्य है? हमारे इसमें ये है कि कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं नेता लोगों की, कोई भी नेता बन जाता है किसी भी पैसे के दम पर या कैसे भी, वो क्या है MP बनकर संसद में पहुंच जाते हैं। तो जो 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति है, तो क्या वो शिक्षा के बारे में उसको क्या नॉलेज होगी, क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट कर देगा? तो ये एक तरीके से मैं आपको उदाहरण, मतलब एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। तो ये कहने का मतलब है कि उनका जो खुद का पर्टिकुलर क्षेत्र होता है उसमें वो निपुण नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताया गया है कि मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। अब यदि कोई मंत्री, जिन भी मंत्रियों का चयन करना होता है, जो सिलेक्शन करना होता है कि हाँ ये मंत्री, इनको इस मंत्री का पद मिलेगा, इनको इस मंत्री का पद मिलेगा, तो जो भी सेलेक्ट करने होते हैं तो प्रधानमंत्री के बाद पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना होते हैं। जितने भी MP चुनकर जाते हैं संसद में, तो प्रधानमंत्री भी क्या करेंगे, उन्हीं में से तो चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो जनता द्वारा ही भेजे गए हैं, जनता द्वारा ही उनको भेजा जाता है संसद में, हम ही तो उनको इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो प्रधानमंत्री के पास भी कोई मतलब लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, कोई ये नहीं है कि हाँ वो जिससे चाहें। अब एक बेशक एक व्यक्ति है, उसको बहुत नॉलेज है एजुकेशन के बारे में, बट वो क्या MP नहीं है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता ना, क्योंकि वो MP नहीं है ना। किसी भी जो भी संसद है, संसद के जो दोनों सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस, किसी का भी वो सदस्य नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास भी सीमित विकल्प होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे इसमें बताया गया है कि उसकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो पसंद है वो संसद के तक ही लिमिटेड है, संसद के जो सदस्य हैं उन तक ही तो लिमिटेड है, बाहर के किसी भी लोग को वो नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा ही तो उनको, जो MPs हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता द्वारा ही तो उनको चुनकर पार्लियामेंट में भेजा गया है। तो प्रधानमंत्री यदि चाहे भी तो उनके अलावा किसी और को किसी भी मंत्री पद के लिए नहीं चुन सकता। ठीक है, इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलील गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त जो अधिकांश मंत्री हैं वो अधिकांश समय, ज़्यादातर समय किस में व्यस्त रहते हैं, जो उनके अपने संसदीय कार्य हैं, कैबिनेट की बैठकें वगैरह हैं या दलील गतिविधियों में क्या रहते हैं, वो व्यस्त रहते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे जो संसदीय व्यवस्था है, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके दोष हैं। ठीक है, उसके अंदर जो जो कमियां हैं तो वो इसके दोष हैं। अब आज की क्लास इतनी रहेगी। अब जो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो संसदीय व्यवस्था है ना, संसदीय व्यवस्था की जो स्वीकार्यता है उसके कारण क्या हैं, किस तरीके से संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। आप आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में GS पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ सके और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। आपके कोई सजेशंस वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास के लिए में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।